अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के फैलते हुए भयानक संक्रमण की। आपको जानकर हैरानी होगी और ये बात शायद आपको परेशान भी कर सकती है कि भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। ये पहले के मुकाबले ज़्यादा घातक, खतरनाक और बहुत तेज़ी से संक्रमण को फैलाने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इस नए वेरिएंट को महाराष्ट्र में जो नए कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं उनमें ये पाया है। अभी इस पर अध्ययन चल रहा है, पता लगाया जा रहा है कि ये और कितना घातक हो सकता है और कितना तेजी से फैल सकता है। ये नया वेरिएंट यूरोप और अफ्रीका में पाए जाने वाले दो पुराने वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा घातक है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी भारत में के महाराष्ट्र में पाए जाने वाले इस वेरिएंट को लेकर काफ़ी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। आपको याद होगा कि अब से एक साल पहले भारत में क्या हालात उत्पन्न हुए थे। अक्टूबर के बाद ये पहला ऐसा अवसर है, आज के दिन भारत में 53,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए हैं। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस पिछले वर्ष अक्टूबर में मिले थे। तो क्या भारत कोरोना वायरस की तीसरी पीक की तरफ बढ़ रहा है? तो जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार से यह वायरस का संक्रमण आपने देखा होगा, एक हफ्ते के भीतर लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है, ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह तीसरी लहर है, तीसरी पीक है। इससे सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र और पंजाब हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों के बॉर्डर ओपन है, ट्रेवल ओपन है, तो जाहिर सी बात है कि यह वायरस कहीं भी पहुंच सकता है और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी सतर्कता क्या है और हमारी तैयारी क्या है, यह हम आजकल बाजार में, दफ्तरों में, सड़कों पर, परिवहन के माध्यमों में आसानी से देख सकते हैं, जहां पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि लोगों में इस वायरस को लेकर जागरूकता का अब भी अभाव है। एक साल बीत जाने के बाद भी कोरोना गया नहीं है, आपके बीच मौजूद है और पहले से कहीं अधिक घातक होकर मौजूद है। और इस बात का अनुमान लगभग 1.5 महीने पहले ही लगा लिया गया था, जब यूरोप में कोरोना की तीसरी पीक आई। पोलैंड, जर्मनी, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, चेक रिपब्लिक, तमाम ऐसे देश रहे हैं जहां पर बहुत तेजी से इस वायरस का संक्रमण बढ़ा। उसी वक्त यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत में भी आएगा ये तीसरी पीक, लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा था कि यह किस प्रकार का वेरिएंट होगा। जैसा कि भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय यह दावा करता है, यह वेरिएंट नया है। यह वेरिएंट लंदन में मिले, साउथ अफ्रीका में मिले वेरिएंट के मुकाबले अलग है। तो ये कितना घातक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों के भीतर कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा, पिछले वर्ष इतने मरीज कब मिले थे? अक्टूबर 2020 में। अब कब मिल रहे हैं? अभी मिल रहे हैं और ये ग्राफ यूं बढ़ रहा है। सरकारी स्कूल खोल दिए गए, प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए, बच्चों के स्कूल खोल दिए गए, बजाय इस बात का नतीजा देखें कि इसके घातक परिणाम क्या हो सकते हैं। सतर्कता, सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल और भीड़ का, लोगों का कम से कम जमावड़ा, यह प्राथमिक हमारे पास पद्धति है इस वायरस से लड़ने की। वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन का अच्छा प्रभाव भी है, अच्छे परिणाम भी हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो असमंजस में भी डालती हैं। लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल, एसजीपीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. धीमान ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के दोनों डोज लिए, बूस्टर डोज भी ली। दोनों डोज लेने के बाद पति पत्नी आज कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि वो वैक्सीन ले चुके थे, दोनों डोज ले चुके थे, उसके बावजूद वो पॉजिटिव पाए गए। तो क्या नया वेरिएंट
रोकने में ये वैक्सीन कामयाब नहीं है। अभी इस पर कोई रिसर्च नहीं है, इस पर कोई अध्ययन भी नहीं किए गए हैं, और ये स्थितियां पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। हम चुनाव भी करा रहे हैं, हम रैलियां भी कर रहे हैं, हमने बाजार भी खोल रखे हैं, हमने सब कुछ खुला रखा हुआ है। अच्छी बात है कि आप इकोनॉमी बचाना चाहते हैं, लेकिन लोगों की जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की हालत गंभीर है और उनको एम्स ले जाया गया, दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया। तो ऐसा नहीं है कि एक साल बीत गया और कोरोना वायरस चला गया है, वो आपके बीच है, बहुत ताकतवर तरीके से है और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 700 से ज्यादा केसेस मिले हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आरटी-पीसीआर बढ़ा दिया जाए, आरटी-पीसीआर टेस्ट की तादाद बढ़ा दी जाए, तो यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश में हालात आपको दूसरे मिलेंगे। और सरकार को चाहिए कि वो टेस्ट बढ़ाए, क्योंकि टेस्ट के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट, 3 टी पे काम करना पड़ेगा। ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट। जब तक सरकार इस 3 टी की पद्धति पर काम नहीं करेगी, आप कोरोना वायरस का नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। प्राइवेट लैब के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। एंटीजन टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं, बेमायने है। ये सिर्फ आरटी-पीसीआर है जिसका सक्सेस रेट दूसरे टेस्टों के मुकाबले सबसे बेहतर दुनिया में पाया गया है, और विश्व भर में मान्यता भी इसी की है। तो आपकी छोटी सी भी लापरवाही आपके ऊपर, आपके स्वजनों के ऊपर, समाज के ऊपर, प्रदेश और देश के ऊपर भारी पड़ सकती है। राज्य और केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मसले पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, तत्काल एक्शन लिए जाने की जरूरत है, और वो सभी हर संभव प्रयास किए जाएं ताकि हम संक्रमण को फैलने से रोकें। साल भर से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। अभी जब हम आराम से बैठने की कोशिश कर रहे थे, यह वायरस फिर से दस्तक दे चुका है। दुनिया भर में 12.5 करोड़ लोग, 12 करोड़ 50 लाख लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। 27 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी 1,60,000 से ज्यादा मौतें हैं। 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। हमें टेस्ट बढ़ाना होगा, आरटी-पीसीआर टेस्ट तेजी से बढ़ाने होंगे, ड्राइव चलानी होगी। इसके लिए जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, अगर उनके सिम्टम्स नहीं है, कुछ कोई गंभीर बीमारी नहीं है, उनको होम आइसोलेशन दिया जाए, और किसी को तकलीफ है तो फौरन उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। इस मसले पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, और स्कूल कॉलेज तो खोलने की बात की ही नहीं जानी चाहिए तब तक जब तक कि इस वायरस के का संक्रमण स्थिर नहीं हो जाता, या नीचे नहीं आ जाता, या मिलना कम नहीं होता है। क्योंकि बच्चों में इसका क्या दुष्परिणाम होगा, अभी इसके कोई अध्ययन नहीं है, इसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं है। और जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनका भी हाल आप देख रहे हैं। एसजीपीजीआई के डायरेक्टर और उनकी पत्नी कोरोना वायरस हो गया उनको, जबकि वैक्सीन लगाए हुए हैं। मैं आपको डरवाना नहीं चाहता, सिर्फ सतर्क कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, आपसे संवेदनशीलता की अपेक्षा कर रहा हूं, ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित राज्य, सुरक्षित देश, सुरक्षित समाज बना सकें। और यह वायरस कोई सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर में लौट कर आया है। अमेरिका की आबादी के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन वहां भी संक्रमण अभी भी पूरी रफ्तार से फैल रहा है। तो हमें अब सावधानी की आवश्यकता है, और राज्य और सरकारों और केंद्र सरकार को इस मामले पर राजनीति के बजाय तत्काल से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इसको हल किए जाने की जरूरत है। और कुछ कड़े स्ट्रिक्ट प्रावधान हमें उठाने पड़ेंगे, कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। वो कड़े कदम क्या हो सकते हैं, ताकि लोगों की रोजी रोटी भी चले, लोगों का घर भी चले, काम भी चले, और हम इस संक्रमण की कड़ी को तोड़ पाएं। ये हमारे सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ बयान सुनिए आप, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। इधर 3 मार्च से अचानक जो संख्या बढ़ी है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा जो सिस्टम है उसको हमने पुनः सक्रिय कर दिया है। कितना टेस्टिंग होना है, कितने पॉजिटिव केस निकले हैं, कितना सर्विलेंस टीम चल रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो इसमें होम आइसोलेशन में है, इन सब से अपने कॉल सेंटर के माध्यम से संपर्क करना, एम्बुलेंस की सेवा का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें
एक साथ शुरू कर दिया हमने, ताकि एक समन्वय बना रहे और केसेस को तुरंत हम उनके ऊपर पॉजिटिव आने पर उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 72 घंटे के अंदर हम पूरा करें। विदेशों में सेकेंड लेयर कोरोना की आ गई और सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा और सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि सेकेंड लेयर आ जाए तो कैसे बचेंगे। और सरकार में काफ़ी हद तक जो मुझे लगता है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर की स्पीच होती है पार्लियामेंट में या जिस तरीके से सरकार बताती है, तो काफ़ी युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और मुझे लगता है सब चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी और देश लगातार तरक्की के रास्ते पे बढ़ता रहेगा। इस वक्त कोरोना के क्या हालात हैं, इस पर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि जिन्हें राजनीतिक डिबेट देखनी हो, जिन्हें हिंदू मुसलमान की डिबेट देखनी हो, जिन्हें बुर्का आजान में दिलचस्पी है, वो कृपया ये डिबेट ना देखें। जिन्हें अपनी सलामती की चिंता है, अपने माँ बाप की सलामती की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, समाज की चिंता है और इस हमारे प्यारे देश की चिंता है, वो ज़रूर हमारे आज के एक्सपर्ट्स की बात सुने। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हैं, IUMA चैप्टर की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं। डॉक्टर वैभव खन्ना मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, हेल्थ सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर DK गुप्ता जी हमारे साथ बहुत बार इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। अपराजिता गौतम जी अभिभावक संघ दिल्ली की अध्यक्ष हैं। विवेक साइलस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और कमर अली मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर DK गुप्ता जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे आप बताइए कि ये जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट महाराष्ट्र में मिला है, जिसको लेकर पूरी दुनिया भर में काफ़ी चिंता व्यक्त की जा रही है, ये किस प्रकार का वेरिएंट है और इससे क्या नुकसान है और क्या हम इसका अध्ययन कर पाए कि ये कितना घातक है? जी बिल्कुल, जो अभी 18 राज्यों में मिला, डबल म्यूटेशन मिला है और वो एक नया स्ट्रेन है। और नया स्ट्रेन में ये उसमें जो स्पाइक प्रोटीन होती है जो वायरस की, जिसकी वजह से जो हमारे वायरस शरीर के अंदर जाता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी जो सांस की नली है या सांस की जो अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें चिपक के उसके अंदर जाता है और रेप्लिकेट करके और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन करता है। तो जो स्पाइक प्रोटीन है वो बहुत बड़ा हथियार है वायरस का चिपकने का और अंदर जाने का। उसके अंदर म्यूटेशन है, वो बहुत ही अच्छा म्यूटेशन नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से अगर कोई ऐसा पॉजिटिव म्यूटेशन होता है, मतलब इसमें वायरस को फायदा होगा, तो इसकी जो एंटरिंग जो कैपेसिटी है सेल्स के अंदर वो बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाएगा। उसकी जो उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, जिसकी वजह से वायरस रेप्लिकेट करता है, जो कॉपी बनाता है अपनी वायरस की, वो रेट बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन और सीवियरिटी ऑफ डिजीज वो बढ़ सकती है और इवन डेथ के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये सब इसके नुकसान हो सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन जो बनी है वो स्पाइक प्रोटीन पर बनी हुई, तो हो सकता है अगर कोई मेजर चेंज आ गया स्पाइक प्रोटीन में, तो हो सकता है हमें वैक्सीन को भी चेंज करना पड़े बाद में। तो ये कुछ खतरनाक चीजें जिसकी वजह से केस स्टडी आई है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक्सपर्ट हैं तो आपको पता रहे। मैंने डिबेट के प्रारंभ में ये तथ्य रखा था कि SGPGI लखनऊ के डायरेक्टर और उनकी वाइफ कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, वो भी दोनों डोज लेने के बाद। जी तो बिल्कुल ठीक करें। हम लोग आपके माध्यम से कितनी बार चैनल पे कह चुके हैं, आपसे कई बार डिबेट में डिस्कशन हुआ था कि जो हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल हैं दोनों, उनकी जो एफिकेसी है वो लगभग 70 से 80% है। वो भी 2 डोज लगने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते के बाद वो एंटीबॉडी डेवलप होती है, उसके बाद आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसके बावजूद भी 20 से 30% ऐसे लोग होंगे जिनको कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है वैक्सीन लगवाने के बाद हम 100% प्रोटेक्टेड हैं। तो ये हम सबको समझ में आना चाहिए, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका वैक्सीन लगने के बाद भी पालन करना है, जब तक कि कंट्रोल ना हो जाए कोरोना पूरे देश में, या जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं वहां पूरी तरह से कंट्रोल ना हो जाए। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। और वैक्सीन खाली ये कंफर्म नहीं है कि भी इन्फेक्शन से बचाती है, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। वैक्सीन जो बचाती है वो 3 चीजें, एक तो आप वैक्सीन से डिजीज नहीं होगी, और डिजीज होती है तो उसकी सीवियरिटी ज़्यादा नहीं होगी, बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होगी, और साथ में अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो कम होंगे या नहीं होंगे, और डेथ के चांसेस बहुत कम हो या ना के बराबर हो जाएंगे। तो वैक्सीन के 4 फायदे हैं। अभी तक ये प्रूवन नहीं है कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों जो हम लगा रहे हैं उससे ट्रांसमिशन रेट इन्फेक्शन में प्रिवेंशन है या नहीं, वो कंफर्म नहीं है। ओके डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैडम कि अक्टूबर 2020 के बाद अभी आज जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं तो कल के जो आंकड़े हमारे पास हैं ये काफ़ी चिंता में डालने वाले हैं, क्योंकि अक्टूबर के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में भारत में एक दिन के भीतर 53,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। और जिस प्रकार का माहौल इस वक्त है, लोगों में लापरवाही है, इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, तो ये स्थितियों को और बिगाड़ रहा है। जी बिल्कुल,
नहीं, सरकार को दोबारा से उन्हीं सारे एप्लीकेशंस करने होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना होगा, जैसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पिछले साल शुरू किया था, क्योंकि अभी यह स्थिति दोबारा से भयावह हो गई है और होली भी साथ में आ रही है, बिल्कुल नजदीक है, उसमें भी लोग बहुत सारे गैदरिंग्स होंगी, होली मिलन समारोह होगा, इन सब पर बैन लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप भी पहले बता चुके हैं कि हमारा अपना परिवार, अपना समाज, अपने आसपास के लोग इस संक्रमण से बचाने के लिए ये सारी हिदायतें बहुत जरूरी हैं और सारे स्टेप्स गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली लेने पड़ेंगे, इसके बगैर और कोई चारा नहीं है। आप देख रही होंगी कि एक समाज के रूप में हम लोग भी बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए हैं और अब हम केयर नहीं कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी कोई एक घातक बीमारी हमारे बीच है और हमें उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, 80% ऑफ द सोसाइटी इज नॉट अवेयर, ये लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। हम लोगों का भी बाहर आना जाना शुरू हो गया था विद ऑल प्रिकॉशंस, लेकिन जो देखने में आ रहा है किसी को परवाह ही नहीं है। अगर 100 लोग घूम रहे हैं तो उसमें अगर 2 लोगों ने मास्क लगा लिया, वो भी सिर्फ लिप्स को कवर करते हैं, नाक के ऊपर मास्क नहीं लगाते। हाथों का सैनिटाइजेशन, साबुन से धोना या सैनिटाइजर्स का उपयोग करना, ये हम लोग देख ही नहीं रहे हैं। ये बहुत परेशानी का बायस है और पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए ये अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। तो सबसे ये अपील, आपने ये शुरुआत की, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसको बार बार लोगों को दिमाग में डालना जरूरी है कि वो डरे इस बीमारी से। ये इतनी भयावह बीमारी है कि कितनों की जान जाएगी। हम पर आरोप लगाते हैं कि हम आप डराते हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी वक्त में हम लोग चिंता जता रहे थे कि भाई कब परेशानी दस्तक दे चुकी है। जी बिल्कुल, डरा नहीं रहे हैं, हम उन्हें समझा रहे हैं कि समय रहते सतर्कता बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने देखा नहीं है कि कोरोना के मरीज पर क्या बीतती है। उन अस्पतालों में एक बार झांक कर देख लें, एक बार उसका वीडियो सामने आ जाए मरीजों को कि उनकी कैसी छटपटाहट होती है, कैसी परेशानियां होती हैं, कैसे इलाज होता है, तब इन्हें समझ में आए कि ये सच है। इनको लगता है कि हमें कुछ नहीं हुआ तो किसी को कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये मानसिक स्थिति ये बड़ी डॉक्टर वैभव खन्ना जी, जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर खन्ना, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो नया वेरिएंट है इसके बारे में आपका क्या आकलन है, और जो लोगों का एक सोशल एटीट्यूड है हम लोगों का तो बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूं कि अचानक से पॉजिटिव केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस की क्या पोजीशन है और क्या हम इस सिचुएशन और इमरजेंसी के लिए तैयार हैं? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो बधाई के पात्र हैं कि आप हमेशा कोरोना पर बड़ा एक्टिव हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया था, लास्ट ईयर भी बताया था, ये वायरस है, वायरस अपना रूप बदलता है, हमें मालूम है, इसकी स्टडी की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि रूप बदलता है। तो जो नया स्ट्रेन आएगा ये हमें मालूम था कि नया वेरिएंट आएगा जो पहले से डिफरेंट होगा, यही हो रहा है। जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो पुराने के लिए था। आज की स्थिति ये है कि कई मरीज ऐसे हैं जो कि सिम्टम में हैं लेकिन आरटीपीसीआर नेगेटिव है। तो पहली चीज जरूरत क्या है, सिम्टम्स, एक्सरे, सीटी स्कैन, सबका यूज करिए, सिर्फ टेस्ट पे बिलीव मत कीजिए। अगर किसी के पास उसकी वो है सिम्टम्स हैं और आपको लग रहा है तो बिलीव ऑन द सिम्टम्स अंटिल प्रूफ अदरवाइज कि ये कोरोना है। एमपी में, इंदौर में बहुत से मरीज आ रहे हैं जो सिम्टम्स हैं और बेड नहीं है और वो आरटीपीसीआर नेगेटिव है। ये पहली चीज़ है। सेकंड चीज, जो वैक्सीन है वो हमेशा कार्य नहीं करेगी, ये समझ लीजिए बात, क्योंकि फिर वायरस है। वायरस की वैक्सीन 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि ये कहना 9 महीने बाद ये गलत है, क्योंकि नोबडी नोज एग्जैक्टली। ये स्टडी बहुत शॉर्ट टर्म हुई है, ये स्टडी सिर्फ डॉक्टर धीमान जो एसजीपीजीआई के डायरेक्टर हैं, उन्होंने 16 जनवरी को पहली और 1 महीने के बाद दूसरी ली थी, और अभी हम मार्च खत्म भी नहीं हुआ और वो इन्फेक्टेड हो। यही मैं कह रहा था आपसे, यही मैं कह रहा हूं कि आपको जरूरत है अपनी इम्यूनिटी की। यू हैव टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, जो पहले ही बताया है। और सेकंड थिंग क्या है, चेस्ट। मैं फिर कह रहा हूं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मैडम रमा खुद सफर करी हैं इस भीषण बीमारी से, उन्होंने सफर किया है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस इज ए वेरी बैड कॉम्प्लिकेशन
तो मैं फिर कह रहा हूं कि सब लोग अपने चेस्ट की एक्सरसाइज करते रहें, चाहे बीमार हो चाहे ना हो। उसके लिए जो भी करना चाहें, शंख बजाएं, जो भी करना चाहें, लेकिन चेस्ट की एक्सरसाइज करते रहें। अपनी इम्यूनिटी, अपना खाना और फ्रेश एयर एंड फ्रेश धूप प्लीज इसे करते रहिए, क्योंकि कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवा 100% नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे ब्रजेश जी, टेस्ट भी 100% नहीं बचे हैं, क्योंकि ये नया वेरिएंट है। RT-PCR टेस्ट अब 100% नहीं रह गया है, ये 90% नहीं रह गया है, क्योंकि वो टेस्ट इफेक्टिव नहीं रह गया है। थैंक यू सर। तो नए टेस्ट आने वाले हैं, आएंगे, लेकिन जब तक नहीं आ रहे हैं आपको बेसिक प्रिकॉशन लेने हैं। ओके, अपराजिता गौतम जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिभावक संघ की अध्यक्ष हैं। अपराजिता जी, आप क्या मानती हैं कि जिस प्रकार से संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है हमारे बीच, इसका क्या दुष्परिणाम है? और इस बीच स्कूल वगैरह भी कुछ खोले गए हैं, कहीं कहीं बंद भी किए गए हैं। आपका क्या मत है कि क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद क्यों आपने इतने सेंसिटिव टॉपिक को उठाया। दूसरा, अभी हमारे यहाँ पर इस पैनल में 3 डॉक्टर्स ने यही बात की है कि ये वायरस है, ये वापस आना ही था। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे देश में जहाँ पर इतने महानुभव लोग बैठे में, बुद्धिजीवी लोग हैं, इतनी मूर्खता वो लोग कैसे कर सकते हैं, जबकि यही स्टडी वो दूसरे देशों को देख के ले सकते थे। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, किसी मीडिया चैनल पे आया था कि साउथ अफ्रीका में 2.5 लाख बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। क्या ये डेटा काफी नहीं है हम लोगों के लिए ये समझने के लिए कि कोरोना संक्रमण है, सेकेंड वेव भी आएगी, थर्ड वेव भी आएगी? तो मुद्दे की बात यह है कि हम लोगों ने लीनियंसी क्यों की? अगर आज जगह जगह चुनाव हो रहे हैं, आज जिस तरह से मार्केट खोल दी गई है, ये सिर्फ लोगों की गलती नहीं है, सरकारों की भी गलती है। जब उनको पता है सेकेंड वेव आएगी, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको पता है सेकेंड वेव आ रही है और ये ग्राफ चल रहा है बाकी स्टेट्स में, बाकी देशों में। तो इन सब चीजों को रखते हुए हमारा तो शुरू से मानना है स्कूल और कॉलेजेस 2 ऐसी जगह हैं जिनको सबसे अंत में खोलना चाहिए। और आज भी देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट स्टेट्स में जैसे होल्ड लगी हुई है स्कूलों को खोलने की, यहां तक कि मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जब स्कूलों को खोलने की बात थी, चाहे कोई भी प्रदेश हो, वहां पे पार्ट ऑफ लाइफ करके इसको खोलने की बात की जाती थी कि हम लोग स्कूल खोलने, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ माने, कोरोना को अपने जिंदगी का हिस्सा, मास्क पहनने को जिंदगी का हिस्सा माने। बट ये सिर्फ स्कूलों को खोलने की जबरदस्ती की जानी थी, इसीलिए उन लोगों ने नया एक कॉन्सेप्ट इजाद कर दिया। बट बात आती है अब कोरोना की सेकेंड वेव की, क्योंकि कल भी हमने हेल्थ मिनिस्ट्री का जो हुआ था, मीडिया को उन लोगों ने संबोधित किया था, वो भी देखा था, जिसमें साफ साफ उन्होंने बताया था जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, आप यूके वेरिएंट देखा, साउथ अफ्रीका वेरिएंट देखा, इंडिया का वेरिएंट है जो बाकी देशों से अलग है, जो डबल उसके साथ आया है, डबल म्यूटेंट के साथ आया है। ये बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात है। और जिसमें उन्होंने बताया, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री के कल की डिबेट की बात कर रही हूँ, जो नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल थे और वहां पे डॉक्टर भार्गव भी थे। जी, मेरे पास है, उनकी डिटेल्स मौजूद है। जी बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। जी, उन्होंने बिल्कुल साफ ये बताया कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये जो डबल वेरिएंट है, इंडियन वर्जन है जो, वो यहाँ पे पाया गया। ये बहुत बड़े सिग्नल हैं। लास्ट ईयर हम इसी समय पर बैठे हुए थे, हमारा कैलेंडर बदल गया, हम बट इस पूरे 1 साल में जहां हमने अर्थव्यवस्था, मैं चाहता हूं कि वो जीरो पे ला दिया और हमारे एक्सपर्ट भी सुन लें। इट सेज दैट द वेरिएंट कुड रिजल्ट इन इम्यून एस्केप एंड इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी। जी जी जी, इस वेरिएंट की एक खासियत और है ब्रिजेश जी, कल आपने भी सुना होगा कि ये अच्छी अगर आपकी इम्यूनिटी है फिर भी आपको हिट करेगा। तो मेरा फिर ये मानना है सभी सरकारों से, सभी राज्य सरकारों से, आपके चैनल के माध्यम से हमारा अनुरोध है, स्कूल और कॉलेजेस कृपया बच्चों को बख्श दें। उनके ऊपर केस स्टडी करने के माध्यम से अगर आप सोचते हैं कि हम स्कूल खोल दें, तो यकीन मानिए बच्चा सभी के घर पे है, बच्चों को छोड़ दीजिए, जैसे मर्जी पढ़ाई एक बार को हम लोग सफर कर सकते हैं, बच्चों की हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। थैंक यू मैडम। कमर अली जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस नए वेरिएंट से निपटने की आप लोग के पास क्या तैयारी है? राज्य सरकार, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, उसने क्या तैयारी की हुई है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं इस मामले पे। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे गंभीर हैं। कोविड-19 जब आया, आपने देखा कि 2019 में आया था और यहाँ तक 2020 में मार्च में आपने देखा जो हालात हुए, आपने देखा कि हम, इसका नाम है कोविड-19 चर्चा कर रहे हैं जी, कोविड-19 की बात कर रहा हूँ मैं। बता देना बहुत ज़रूरी है कि जो हालात थे,
जो विकासशील देश में हम आते हैं, विकसित देश में नहीं आते हैं। हमने कम संसाधनों में जो चीज़ करी है ये बड़ी उपलब्धि है। उसमें डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उसके अंदर पत्रकार हैं, पुलिसमैन, सोसाइटी वाले लोग हैं, एनजीओ, बहुत लोगों ने मदद करी और बहुत लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा उन्होंने लिया और बाकायदा उन्होंने मदद करी, मैं आपको बता दूं, और सरकार को उन लोगों ने साथ दिया है। आपने जो बात कही कि पॉलिटिकल पार्टियों को एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, देखिए जब काम कर रहे हैं तो काम की सराहना भी देखिए होना चाहिए। जो लोग जाने गए, जिन लोगों की जाने गई हैं, उसका हमारी सरकार को बिल्कुल विजय जी अफसोस है, और जाने ना जाएं उसका हमारी सरकार ने, देखिए कल एक आदेश आ गया है, उसके लिए हमने बिल्कुल सख्त आदेश कर दिया। आज मुख्यमंत्री जी ने 7:30 बजे बैठक करी, उसके लिए भी गंभीर है। हमने लगातार देखिए काम किया है, कम संसाधनों में बहुत अच्छा काम किया हमने लगातार। आपने देखा कि जहां जो सुविधा की जरूरत थी, चाहे हमारी वालदाओं बहनों के बारे में आपने देखा, जनधन में हमने उनके लिए 500 रुपए 4 महीने तक पहुंचाएं। 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज जो है फ्री दिया। नहीं खोलोगे अभी, क्या इरादा है? देखिए 80 करोड़ लोगों को हमने जो है, आपने देखा, स्कूलों के बारे में क्या विचार है? नहीं देखिए, अब देखिए स्कूल के बारे में, कॉलेजों के बारे में देखिए विजय जी आदेश आ गया है, आदेश आ गया बिल्कुल। हमें देखिए पहले जान और जहान की बात होती थी, बिल्कुल बात सही है, जान और जहान दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए, हमारे वैज्ञानिकों जो लिए, डॉक्टर्स ने जो लिए, हमने सबकी बात को माना है। आप पत्रकार, आप डिबेट करा रहे हैं, आपको भी मेरा सलाम हमारी सरकार की तरफ से। हमने बराबर जो प्रयास किए हैं वो आम आदमी के लिए, शहरी, क्योंकि हमने आपसे फिर वही बात दोहराना चाह रहे हैं कि आपने देखा विकसित देशों की क्या हालत हुई है, हम विकासशील देशों में हैं, और हमने किस तरीके से अच्छा काम किया है कि पूरी दुनिया में सराहना हुई है भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, और आप लोगों की भी साथ साथ ये सराहना हो रही है, काम कर रहे हैं। जहां पर जो कमी होती है आप लोग बताते हैं, उस पर देखिए सुधार भी होता है। टीम 11 बराबर काम कर रही है, और उसके बराबर जो भी हमसे हो सकता है हमारी सरकार से। अक्टूबर के बाद पहला ऐसा मौका है कि कल 53,000 से ज्यादा नए केसेस कोरोना वायरस के रिपोर्ट हुए हैं भारत में, और ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि वायरस का जो नया वेरिएंट है इसके बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है कि ये कितना घातक और नुकसानदायक है। जी ब्रिजेश जी, हमको तो लगता है ये स्थिति बहुत गंभीर है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करिए तो 6,09,000 लोग यहाँ अभी तक संक्रमित हो चुके हैं, और 8,769 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है अकेले उत्तर प्रदेश में। और देश में जैसा आपने बताया 1,18,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, और करीब करीब 1,61,000 मृत्यु हो चुकी है कोरोना से देश के अंदर। देखिए पिछले, अगर आप एक हफ्ते का कंपैरिजन उत्तर प्रदेश में करिए तो 19 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में 393 केस थे, और एक हफ्ते में आज की डेट में 737 केस हो गए हैं, जो करीब करीब एक हफ्ते के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो इसको एक तरह से सरकार को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। इस पे जैसे अभी टीम 11 की कमर अली साहब ने बात की, तो पिछली बार अगर आपने देखा कि टीम 11 में एक भी एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं था, और टीम 11 के अधिकारियों को वो हाल था जब मुख्यमंत्री जी उनकी मीटिंग ले रहे होते थे तो अधिकारी वहां बैठ के वीडियो गेम खेल रहे होते थे, ये भी वायरल हुआ था। तो इसको भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर इस गंभीर बीमारी को कैसे टैकल करना है। और हाँ, एक बात और कहूंगा कि अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश ये बात को जान चुका है कि ना घंटी बजाने से, ना थाली बजाने से कोरोना भागेगा, ना 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, और ना ही दिए जलाने से या मोबाइल की या टॉर्च की लाइट जलाने से कोरोना मरेगा। ये पूरा देश अच्छी तरह से जान चुका है। कोरोना कैसे मरेगा? कोरोना मरेगा, लोग खुद इसको रियलाइज करें, सरकार इस पे निर्णय ले, किस तरह से वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो, किस तरह से RT-PCR के टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो। और जैसा आपने बताया अभी तक 3T की बात चल रही थी ना, एक टी और जोड़ देते हैं उसमें, ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट। आपने जैसे विजय जी, ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका, यस, ये 4 T's। आपने बहुत अच्छी बात कही, ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट और टीका। हाँ, इस पे जागरूकता होना चाहिए। जो 45 साल के ऊपर के लोगों को इस समय टीकाकरण किया जा रहा है, तो हमारा सरकार से भी ये अनुरोध है कि जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, जो बच्चे हैं और 45 साल से, उनके लिए भी कोई ना कोई स्कीम लेके सरकार आए, उनका भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होना चाहिए, ताकि लोग क्या आप चाहते हैं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेज किया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक सुरक्षा चक्र में के भीतर ला सकें? जी बिल्कुल भी ब्रजेश जी, बिल्कुल। टेस्ट जब तक नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि बीमारी किस तरफ आगे बढ़ रही है, क्या हो रहा है। टेस्ट करना तो जरूरी है, बिना टेस्ट के तो पता ही नहीं चल सकता है। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर DK गुप्ता जी, आप मुझे बताइए कि वैक्सीनेशन प्रोसेस भारत में कैसा चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों की क्या स्थिति है? मैंने कई कंट्रीज़ का अध्ययन किया और पाया कि वो लोग अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। हम कहाँ पर खड़े हैं दुनिया के मुकाबले?
देखिए, हम सबको पता है कि हमारी जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ के आसपास है, तो बहुत बड़ी जनसंख्या है। अगर हमें इस कोविड को कंट्रोल करना, जिसकी आप बात कर रहे थे, कैसे इसको भगाया जाए, कैसे उसको मारा जाए, वो हम जब ही कर सकते हैं जब 60 से 70% हमारी जो जनसंख्या है उसको हम वैक्सीनेट कर दें। हमने सब लास्ट में अभी डिस्कस किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो वैक्सीनेशन ही है, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जो कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर की बात करते हैं वो भी कभी कभी कोविड फैटिग में तब्दील हो जाता है और लोग परेशान होकर इतना सारा डिसिप्लिन, इतना सारा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जो एक चीज़ हम सबसे फास्ट कर सकते हैं वो वैक्सीनेशन। 24x7 घंटे, मतलब 24 घंटे अगर वैक्सीनेशन जहाँ सेंटर उपलब्ध है वहाँ करना चाहिए। कहीं जैसे दिल्ली सरकार ने किया 12 घंटे कर दिया, तो 12 घंटे करना चाहिए। और अभी तक सिर्फ हम लोग 3.28 4 करोड़ 48 लाख, लगभग 4.5 करोड़ लोगों को हमने फर्स्ट डोज दी है, और इसका 0.6% लगभग 82-83 लाख लोगों को हमने सेकेंड डोज दी। मतलब अभी तक हम सिर्फ पहली डोज जो दे पाए हैं वो लगभग 3.5% को, और 0.6% को हम 2 डोज दे पाए हैं। तो ये बहुत नंबर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है में या वैक्सीन की कमी है? हम वैक्सीनेशन प्रोसेस को 10 गुना क्यों नहीं बढ़ा सकते? प्रॉब्लम क्या है? हाँ, वही वाली बात है कि शायद हम लोगों ने शुरुआत में इतना जरूरी नहीं समझा कि केसेस कम हो गए थे, तो शायद सरकार को लगा या लोगों को लगा कि शायद वैक्सीनेशन की इतनी जरूरत ना पड़े। लेकिन जैसे ही मार्च में फर्स्ट वीक में केसेस बढ़े तो दोबारा सरकार को लगा कि इस समय वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है, तो उन्होंने थोड़ा तेज भी किया। लेकिन मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से भी कि इस समय वक्त है, हाई टाइम है, हमारे पास उपयुक्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, तो क्यों ना सबके लिए वैक्सीन खोल दी जाए। 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं सबके लिए वैक्सीन खोल दी जाए, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास ANM है, GNM है, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। और जो बड़े शहर हैं, खासकर जैसे लखनऊ है, कानपुर है, नोएडा है, ऐसे शहरों में जैसे हम लोग भी वैक्सीनेट कर रहे हैं अपने यहाँ, हमारे अस्पताल में टीकाकरण हो चुका है, हम लोग सब कह रहे हैं कि ऐसे बड़े अस्पताल जो हैं वो सक्षम है 24x7, मतलब 24 घंटे भी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो जो लोग जिस समय आए उस समय हम वैक्सीनेशन करें, तो ऐसी प्रक्रिया करी जाए कि जितना ज़्यादा हो, 60 से 70% पॉपुलेशन, लगभग 60 मतलब 80 करोड़ पॉपुलेशन को आपको वैक्सीन लगाना है, वो भी 2 डोज, मतलब 160 करोड़ डोज लगानी है। और अगर वो हम बहुत लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन रोज करेंगे, तब जाके हम 6 महीने के 8 महीने के आसपास में हार्ड इम्यूनिटी के आसपास पहुंचेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और मैं अभी हम जो लोग नंबर देख रहे थे, जो आज का नंबर है वो 30 जुलाई का जो नंबर था उसके बिल्कुल बराबर है। मतलब हम कोविड में फिर दोबारा जुलाई में पहुंच गए, 6-7 महीने पहले पहुंच चुके हैं। और जुलाई के 2 महीने बाद पीक आई थी जब 90,000-95,000 केस शुरू हो गए थे। तो अगले 2 महीने हम सब लोगों के लिए बड़े क्रूशियल हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही बात करते रहे कि अभी भी जनसंख्या का बहुत सारा ऐसा लोग हैं, ऐसी जो पब्लिक है जो वर्जिन पॉपुलेशन है, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जिसको ना तो इन्फेक्शन हुआ है ना ही वैक्सीन लगी है। तो इसलिए ये लोग हाई रिस्क है, वल्नरेबल लोग हैं। इनके अगर आसपास कोई भी व्यक्ति आता है जो संक्रमित है, वो एक विस्फोट पैदा कर सकता है, वहां पे एक आउटसर्ज हो सकती है। तो ये सब हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है, इसीलिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है। और जब तक वैक्सीनेशन नहीं लगता है तब तक हम सबको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हम लोग मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और हर व्यक्ति के आसपास घर में परिवार में 5-10 लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उसके मित्रगण होते हैं, प्लस जो ऑफिस में जाता है वहां भी 10-50 लोग होते हैं। तो 100-150 लोगों की जिम्मेदारी होती है उसकी खुद की। तो अगर हम खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि हम अगर खुद संक्रमित होते हैं तो हमारी जान का तो खतरा ही है, साथ में हम जो हमारे आसपास 100-150 लोग और हैं उनकी जान को भी हम खतरे में डाल रहे हैं। तो इसलिए अगर इस तरह का हम कुछ ध्यान रखेंगे और सरकार भी कुछ कड़े नियम लागू रखे। आप देख रहे होंगे बहुत सारे शहर हैं, मार्केट है, जहां पे मास्क तो छोड़ दो, 100 लोग 1000 लोग देखोगे वहां एक मास्क नहीं दिखेगा। और कुछ सरकारें ऐसी भी हमारे देश में जहां पे सब लोग मास्क लगा रहे हैं, 80% लोग मास्क लगा रहे हैं। तो ये भी पता है आपको बॉर्डर के इस तरफ क्या हो रहा है और बॉर्डर की दूसरी तरफ क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सख्ती की जरूरत है, अदरवाइज दोबारा अगर सितंबर वाली अक्टूबर वाली स्थिति आई तो फिर हमारे लिए वही दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, आप मुझे बताइए कि सोशल बिहेवियर क्या है लोगों का एक चिकित्सक के तौर पर, और आप तो खुद कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार नहीं, बड़ी मुश्किलों के बाद आप आज बहुत स्ट्रगल किया, आपने बड़ी परेशानियां झेली। आपका अपना अनुभव क्या कहता है, और आप इस पेशे में हैं तो लोगों का सोशल बिहेवियर क्या है इस वायरस को लेके? नहीं, सोशल बिहेवियर तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, कतई नहीं है। मेरा तो आप सब लोगों को मालूम ही है, मैं 22 दिनों तक क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती रही, RALC KGMC में, और वहाँ मेरे जहाँ पे मुझे रखा गया था
कुछ दिनों के लिए, उसमें 20-22 मरीज भर्ती थे और मैं अपनी तकलीफों के बावजूद ऑब्जर्व करती रहती थी, क्योंकि मेरे अंदर का चिकित्सक तो जीवित था और कुछ लोगों को मैं वहाँ, जो लोग मेडिकल अटेंडेंस अलाउड थे, उनको मैं सलाह देती थी कि देखिए आप मरीज के पास हैं, आप सावधान रहिए, आप जब मरीज को टच करते हैं आप अपना हाथ धोइए, मास्क डबल आप पहन लीजिए और जो भी सावधानियां ले सकते हैं वो लेते रहें। लेकिन वहां भी हम देखते थे कि इतनी गंभीर स्थिति में भी 8-10 लोग ऐसे रोज दिखते थे जिनको कोई परवाह नहीं थी, आराम से बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कमरे के भीतर बाहर कर रहे हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोगों को भय क्यों नहीं है इस बीमारी से, लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं। रिपीटेडली फॉर द लास्ट 1 ईयर और मोर लाखों लोगों को ये संदेश सरकार के द्वारा, प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा, टीवी न्यूज़पेपर्स के द्वारा ये लगातार दिया जाता रहा है कि ये बीमारी बहुत भयावह है और एक व्यक्ति कम से कम 400 लोगों को इन्फेक्ट करने में सक्षम है। वो मल्टीप्लिकेशन होता चला जाता है, बट स्टिल आई डू नॉट नो। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि हमने तो अपनी सफरिंग देखी, लोगों की सफरिंग देखी, और आज मैं जीवित हूँ, इसके लिए सरकार को भी मैं धन्यवाद दूंगी, क्योंकि वहाँ के इंतजामात बहुत अच्छे थे, बहुत हाई क्वालिटी थे। इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम लोगों का तो जीवन ही अस्पतालों में कटता है और ऐसे सेंटर पे इतने इंतजाम किए गए, ये वाकई खुशी की बात है और उसका फायदा सभी मरीजों को मिलता रहा। आपका क्या मानना है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को हम क्या बूस्ट कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं और सारी ताकत इसमें झोंक देनी चाहिए? बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑल प्राइवेट सेंटर्स मोस्टली जो केपेबल हैं, जो अपना स्टाफ दे सकते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि उनके यहाँ स्टाफ बहुत ज्यादा होता है, संसाधन ज्यादा होते हैं। तो जो 24 घंटे का प्रावधान वैक्सीनेशन के लिए सोचने की सलाह दी गई है, दैट शुड कम इन प्रैक्टिस। सरकारी संस्थानों में भी ड्यूटीज ऐसी लाई जाएं और एनजीओज की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, सब की मदद से मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। और जैसा डॉक्टर खन्ना ने बताया था कि ओनली 60 to 80% कवरेज इज देयर। जो यूके का वायरस है उसके खिलाफ कोविशील्ड तो इफेक्टिव है, लेकिन जो ब्राजीलियन वायरस आ गया है और जो इंडियन वायरस जो और ज्यादा संक्रमित करता है लोगों को और उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, तो वैक्सीनेशन से ये फायदा है कि सीवियरिटी ऑफ द डिजीज कम हो जाती है। तो इसलिए वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर वैभव खन्ना जी, डॉक्टर वैभव खन्ना, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे समक्ष 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि हम इस बढ़ते संक्रमण को रोकें, इसकी चेन को तोड़ें, और दूसरी सबसे बड़ी हमारे समक्ष चुनौती जो विद्यमान है वो ये है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को कम से कम प्रेजेंट टाइम से 10 गुना ज़्यादा बढ़ाना होगा। क्या हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि हम ये चेन तोड़ें संक्रमण की और वैक्सीनेशन प्रोसेस को कम से कम 10 गुना बढ़ाएं? देखिए, हमारे पास ब्रजेश जी नंबर्स की कमी नहीं है वैक्सीन की, हमारे पास अस्पतालों की भी कमी नहीं है लेवल पे। अब सरकार और बढ़ा रही है। अभी तो सरकार ने कहा था जो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड अस्पताल हैं हम वहीं कराएंगे वैक्सीन। अब गवर्नमेंट ने उसको ओपन किया है और अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको ले रही है ताकि नंबर बढ़ जाएं। मेरी गुजारिश यही है कि जो भी अस्पताल इक्विप्ड हैं, भूल जाइए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं नहीं है, स्कीम्स हैं कि नहीं है, अगर वो इक्विप्ड हैं, प्रॉपर हैं, एक चिकित्सक है, MBBS है, रजिस्टर्ड है, उसमें शुरू कर दीजिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ग्रेजुअली उसको फेज मैनर में जो आपका एज बार है उसको कम कीजिए, ताकि लोगों में जो डर है कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है इसलिए ऐसा हो रहा है वो कम हो जाए। लेकिन मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ आपसे, इकॉनमी को क्लोज करना आसान नहीं है, तो आपको दोनों चीज़ लेकर चलना पड़ेगा, वैक्सीनेशन भी, इकॉनमी भी, काम भी और सेफ्टी भी। मैं फिर ये कहूँगा कि आप क्लोज रूम में भीड़ मत लगाइए, क्लोज AC एरिया में भीड़ मत लगाइए, पिक्चर हॉल मॉल को कम कर दीजिए, लेकिन ओपन फ्रेश एरिया में विद मास्क काम कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि हम ये नहीं कह देंगे कि आप काम बंद कर दीजिए, लेकिन क्लोज स्पेस में पुनः मैं कह रहा हूँ AC रूम में आप अवॉइड कीजिए, भीड़ मत लगाइए और अपना खान पान, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। अल्टीमेटली आपकी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। वैक्सीन क्या कर रही है? वैक्सीन आपकी सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ा रही है,
उसके लिए और साधन भी हैं। तो सिर्फ डोंट डिपेंड ऑन वैक्सीन, गो फॉर योर ओन इम्यूनिटी, प्लीज इंक्रीज योर इम्यूनिटी एंड योर फिजियोथेरेपी। आपका अनुमान क्या कहता है डॉक्टर खन्ना कि आने वाला जो 2 महीना है हमारे समक्ष, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर गुप्ता भी कर रहे थे, अप्रैल और मई, क्या ये परेशानी भरे हो सकते हैं? आएगा, जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से स्टेट्स में आ रही है, अभी यूपी बचा हुआ है, लेकिन जो एमपी में, महाराष्ट्र में हो रहा है और हम लोग की बातें हो रही हैं अपने डॉक्टर से, वहाँ पे सीवियरिटी बढ़ रही है। और मुसीबत क्या है कि RT-PCR नेगेटिव आ रहा है और पेशेंट आ रहा है फिर डिस्नी आ रहा है, उनका SpO2 44 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सीवियरिटी ऑफ चेस्ट डिजीज बढ़ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि अपने आप को इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि वायरस आए, हल्का सा खराश करे, निकल जाए, जो हमेशा होता है, इंस्टेड ऑफ डेट कि आपको सीवियर इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए फ्रेश एयर बहुत जरूरी है और धूप बहुत जरूरी है। मैं पुनः कह रहा हूं आपसे, वो करते रहिए। ओके, अपराजिता जी, आप क्या चाहती हैं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टूडेंट्स के बीच ज़्यादा बढ़ाए सरकार, तब ज़्यादा स्थिति ठीक होगी, या आपके पास कोई और भी सुझाव है सरकार के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ सोच के अभी एक एक करके, अभी लेटेस्ट जो ऑर्डर आया है उसमें 45 अबव के लिए उन्होंने शुरुआत की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 45 अबव वाले हैं पहले उनको कंप्लीट कीजिए। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की हबड़ तबड़ मत कीजिए, उनको लास्ट में रखिए। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि इनकी प्रिडिक्शन के हिसाब से अप्रैल और मई में हमारा ग्राफ और बढ़ेगा, तो मेरा फिर से ये मानना है अभी सरकारों को स्कूल खोलने की, नए सेशन पे अभी शुरुआत हो रही है जो 1 अप्रैल से, स्कूल खोलने की जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो पढ़ाना है ऑनलाइन पढ़ाइए। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इन सब चीजों को देखते हुए प्रज्ञता गाइडलाइंस की बात की थी। तो यहां आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगी कि सभी सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अपने राज्य में अपने चैनल्स के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू, आपके टीवी चैनल्स के थ्रू बच्चों की पढ़ाई करवाइए। तो जो बच्चे पढ़ाई से रह जाते हैं, जिनके पास गैजेट्स नहीं होते, वो भी एटलीस्ट अपने टीवी चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो हमें इन चीजों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि गैजेट्स का होना जरूरी नहीं है हर किसी के लिए पॉसिबल हो, क्योंकि ऑनलाइन के विकल्पों पर हमें ज्यादा जाना चाहिए बजाय इसके कि हम स्कूल खोल दें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर हम प्रिकॉशन भी तो ले सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, क्लासरूम में डिस्टेंसिंग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बट आप ये देख रहे हैं ब्रिजेश जी खुद भी, जैसे सब लोग थोड़ा सा लीनियंट हुए मास्क लगाना, और आप चुनावी रैली में देख लीजिए, चाहे हम किसान आंदोलन की बात करें, नॉर्मली आप स्कूल में बात कर लीजिए, स्कूल में 10 मिनट में टीचर्स के मास्क, सबके मास्क उतर गए। SOP कहीं पर भी फॉलो नहीं हो रही है। तो यही एक डर है पेरेंट्स के बीच में कि हम बच्चों को भेजे तो आज फिर भेजे कैसे, जबकि कोरोना अपने दोबारा से ग्राफ को बढ़ा रहा है। और इस बार जो वर्जन आया है, इस बार जो वेरिएंट आया है, वो और थोड़ा खतरनाक रूप लेकर आया है। जो अनुमान है वो लगभग ये है कि मई लास्ट तक 25 लाख नए संक्रमण केसेस आ सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये प्राथमिक अनुमान है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, और ये संख्या बढ़ भी सकती है। कमर अली जी, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेज क्यों नहीं कर रही है? आपके पास क्या कमी है, क्या दिक्कत है? देखिए, 1 साल पहले हमारे पास तैयारी नहीं थी। आप जानते हैं ब्रिजेश जी कि जिस तरह से हमने काबू किया है, जिस तरह से हमने हालात को बेहतर किया है, अगर आप कहेंगे, फिर वही लफ्ज़ मैं दोहराना चाहूँगा कि हम विकासशील देश हैं, विकसित देशों को हमने टक्कर दी है। और जहाँ तक कि 45 साल की उम्र के ऊपर की बात हो रही है, अभी अगला आदेश आने दीजिए, बिल्कुल हम हर चीज़ को कवर करके चल रहे हैं। हमारी सरकार जो की डोज देने में कौन से क्या प्रॉब्लम है? आप ओपन करिए उसको। एक तरीका देखिए ये हुआ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा इलाज कर रहे हो आप। देखिए, एक चीज़, टीका ही तो देना है। बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो फाइनल करते हैं, वो चीज़ को अनुमति देते हैं, हमारी सरकार उसको लागू करती है। इस बात को बिल्कुल समझना पड़ेगा आपको। सरकार जब हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक तैयार होते हैं, जब बताते हैं वैक्सीन है, तो सब भारत सरकार ही तय करे, तो फिर आप लोग ये किस लिए? नहीं, देखिए जान और जहान दोनों, देखिए बातें, देखिए दोनों चीजें होती हैं। इस बात पर चर्चा क्यों नहीं करती कि वैक्सीनेशन प्रोसेस कम से कम 10 गुना आप बढ़ा दीजिए? भारत सरकार से रिक्वेस्ट करिए ना, आप सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बेशक है। 24 करोड़ की हमारी आबादी है उत्तर प्रदेश की। अच्छा काम किया, जिस तरह से हमारी 24 करोड़, रट लगाए पड़े। बात समझिए,
24 करोड़ की आबादी जिस तरह से हमारी थी, जितनी सुविधाएं हमने दी हैं, अपने मंत्रियों की जान नहीं बचा पाई, दो मिनिस्टर तड़प के मर गए बेचारे। देखिए और बड़ा अफसोस है, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जिनको हम नहीं बचा पाए उनके लिए अफसोस है, हमें जिनको नहीं बचा पाए उनके लिए अफसोस है। आइंदा आगे चीजें ना हो उस पर हमारी सरकार गंभीर है। वैक्सीनेशन प्रोसेस तेज करो। नहीं, बिल्कुल तेज हो रहा है, लगातार तेज कर रहे हैं, हमारी टीमें काम कर रही हैं। देखिए हम बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। करिए भारत सरकार के कि हम सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं, हमारे यहाँ समस्याएं ज्यादा हैं। नहीं बेशक, देखिए भारत सरकार बिल्कुल हमें सपोर्ट कर रही है। भारत सरकार देखिए, भारत सरकार कोई भेदभाव नहीं करती। भारत सरकार हमेशा सारे राज्यों के साथ, सरकारें किसी की हों ब्रिजेश जी, लेकिन सुविधाएं हम सबको दे रहे हैं, सुविधाएं हम सबको दे रहे हैं। हमारे लिए डॉक्टर नहीं है इनके टीम 11 में जी बनाकर बैठे हैं। देखिए विभागाध्यक्ष, एक चीज मानना पड़ेगी, जो आईएएस होते हैं वही विभागाध्यक्ष होते हैं, बात जी आपको मानना पड़ेगी। ऐसा करिए, रमा श्रीवास्तव, वैभव खन्ना जी, डीके गुप्ता जी, आप लोग इस्तीफा दीजिए। देखिए नीचे देखिए, अब आईएएस इलाज का ऑपरेशन करेगा। देखिए वहां पे जो प्रमुख सचिव स्तर के होते हैं, ब्रिजेश जी आप भी जानते हैं, प्रिस्क्रिप्शन भी लिखेगा। ब्रिजेश जी देखिए, जो आईएएस होते हैं वही प्रमुख सचिव के रहे होते हैं, अगर आप यूं लेंगे, और मेडिकल स्वास्थ्य भी वही आते हैं। देखिए आईएएस की जिम्मेदारी होती है टीम 11 में विभागाध्यक्ष हैं आईएएस अफसरों को जो देखिए शासन जो तरीका होता है वो नीचे तक आदेश तक लागू होता है। आप बताइए मुझे कि वैक्सीनेशन प्रोसेस तेज करने में क्या कठिनाई है? तो ये कह रहे हैं कि आईएएस अफसर देखेंगे, अगर देखेंगे मुझे बताओ ये काम डॉक्टर करेगा या आईएएस करेगा? तेज तो हम कर ही रहे हैं। तो बोलने तो दोगे उनको ना, आपके तो मित्र भी हैं। बोलिए भाई विवेक जी। जी सबसे पहले तो इनको डॉक्टरों पे कम भरोसा है, आईएएस पे है। नहीं बिल्कुल वैज्ञानिक, मैंने कहा तो हमारे वैज्ञानिकों को सलाम है, डॉक्टर्स को सलाम हो, तो काम कर रहे हैं। भाई साहब बोलने दोगे उनको? जी बोलिए विवेक जी। ब्रिजेश जी इस बात को मैंने पहले भी रखा कि टीम 11 में एक भी डॉक्टर नहीं था पिछली बार, तो इस बार गुजारिश यही है सरकार से कि एक्सपर्ट टीम रखे, डॉक्टरों को अपनी टीम 11 में रखे। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी जी की सरकार से, कि जो फर्जी विज्ञापन दे रही है अरबों रुपए का, उससे बेहतर है कि ये पैसा विज्ञापन पे लगाए कि कोविड से कैसे बचाव हो सके। पैसे मिल जा रहे हैं तो आपको उसमें भी तकलीफ है। अब फर्जी विज्ञापन क्या करें, मतलब मीडिया वाले विज्ञापन, अब उनको 4 पैसे का विज्ञापन मिल रहा है। आप ये बात करते हैं कमर अली जी प्लीज। ओके, इस विज्ञापन जागरूकता की बात करिए, विज्ञापन को सुधारना होगा। विज्ञापन के पैसे से जागरूकता फैलाए वो बेहतर हो। जागरूकता ही देखिए बचाव है ब्रिजेश जी, भी मानना पड़ेगा बात को। दूसरी बात ब्रिजेश जी, जो योगी जी प्रदेश के बाहर बहुत जाते हैं, 325 विधायकों की जो सरकार उत्तर प्रदेश में जनता ने बना के दी है, तो बेहतर है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में रहें, उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट करें, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाएं। पिछली बार की तरह ना हो कि क्वारंटीन सेंटर में सांप निकल आए और छत फट जाए, ऊपर से पानी गिरने लगे, एम्बुलेंसेस सही टाइम पे ना मिले, ना डीजल है ना बैटरी है। देखो हाई अलर्ट भी करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार को। मैं नहीं बोला था कि कमर जी आपके बीच में लगातार बोले जा रहे हैं बीच में। अपनी नाकामियों को आप ऐसे नहीं छुपा सकते हैं। अभी डॉक्टर आप अपनी नाकामियों को ऐसे नहीं छुपा सकते। क्या कहा कमर अली साहब, वो तो जन बात तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगी, उन्होंने बिल्कुल तारीफ करी है सरकार की, सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते कमर अली साहब। उस तरह देखिए आप मैंने इसी बात को रखा कि जो फर्जी विज्ञापन देने से बेहतर है जो आप ये पैसा जागरूकता के विज्ञापनों में निकालिए, जागरूकता बढ़ाए लोगों को, कैसे इससे बचा जा सकता है। धन्यवाद। ये कोविड से घंटी और थाली से नहीं खत्म होने वाला, नहीं दिए जलाने से और नहीं टॉर्च जलाने से, ओके शुक्रिया। खत्म होगा, बातों से नहीं खत्म होगा तो मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी। वैक्सीनेशन काम कर रही है, लोग के साउंड डाउन किए जाएं। ओके, डॉक्टर डीके गुप्ता, एक डॉक्टर बेहतर विकल्प बता सकता है, सुझाव दे सकता है, या कोई आईएएस ऑफिसर? डॉक्टर डीके गुप्ता जी, क्या कोई आईएएस अफसर बेहतर आपको सुझाव दे सकता है कोरोना वायरस पर, या फिर कोई डॉक्टर? नहीं, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स चाहिए, दूसरा डोमेन एक्सपर्टाइज चाहिए। डोमेन एक्सपर्टाइज डेफिनेटली एक डॉक्टर अच्छी दे सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और एग्जीक्यूशन पावर आईएएस के पास ज़्यादा होती है। तो आई थिंक टीम वर्क चाहिए, दोनों लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए, तभी हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर हम लोग आने वाले 2 महीने मैं बताना चाहूँगा जी, बोले
पहला जो क्वेश्चन था कि आप कहते हैं बाकी देश हमसे कहाँ हैं, बाकी देश हमसे बहुत आगे हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस में। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, आप दोनों सज्जन की आवाजें मैंने बंद कर दी हैं, अब आपस में बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, डॉक्टर डी.के. गुप्ता सिर्फ बोल रहे हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता गो अहेड। कोई फायदा नहीं, कमरा लीजिए, आवाज जा नहीं रही। डॉक्टर साहब बोलिए, डॉक्टर डी.के. गुप्ता बोलिए। तो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की बात करें तो वहां लगभग 44-45% लोगों को वैक्सीन लग चुका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लगभग 26% लोगों को वैक्सीन लग चुका है। तो हम लोग कहीं उनसे पीछे हैं। तो हमें इस समय जरूरत है, जैसे हमने मास्क को कंपलसरी कर दिया, फाइन लगा दिया, ऐसे ही बहुत सारे लोग अभी भी टर्न अप नहीं कर रहे हैं। जो 45+ वाले भी हैं, जिनको कोमोर्बिडिटीज है, वो लोग भी लगाने नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं हमें जनता का सहयोग करके, RWO का सहयोग करके, प्रधानों का सहयोग करके, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों का सहयोग करके ये कंपलसरी कर देना चाहिए टीका, क्योंकि टीका खाली उसको नहीं बचा रहा है, बाकी लोगों को बचा रहा है। जब हम मास्क लगाना कंपलसरी कर सकते हैं तो वैक्सीनेशन कंपलसरी क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इस समय जरूरत है कुछ नए डिसीजन लेने के लिए, विजनरी डिसीजन लेने के लिए, कि सो दैट हमको जल्द से जल्द काबू कर ले। दूसरी बात, हम लोगों को आउटरीच प्रोग्राम करने चाहिए टीकाकरण के। हमें पता लग गया टीका बहुत सेफ है, बहुत इफेक्टिव है, इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी हमारे GNM, ANM और घर घर हम वैक्सीनेशन लगाते थे। तो घर में ना लगा के कम्युनिटी सेंटर्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, फैक्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे मेडिकल रूम बना के, जहां पे सब कुछ इक्विप्ड हो, वहां पे हमें पब्लिक को बुला के प्रक्रिया को और फास्ट करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर रमा श्रीवास्तव। अभी मैं डॉक्टर बलराम भार्गव, ICMR के DG हैं और KGMC के ही पढ़े हुए हैं, उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे अनुमान से काफ़ी पहले कोरोना वायरस की ये लहर आ गई और ये लंबे समय तक रहने वाली है। तो क्या जब अध्ययन किया गया था तो इस बारे में दुनिया के दूसरे देशों के तथ्यों को ध्यान नहीं रखा गया था, जिसका जिक्र अभी अपराजिता जी कर रही थी? नहीं, तथ्यों को ध्यान में रखा गया होगा, लेकिन सारा फोकस वैक्सीनेशन पे हो गया हिंदुस्तान में कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी बने। उस पर जो भी रिसर्च होने थे वो हुए और लगना शुरू हो गए। इस काम में तो तेजी आई, लेकिन शायद इसी वजह से इस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया या हो गया कि नेक्स्ट अगर आता है वेव तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे और कितनी सख्ती से मैनेज करेंगे, कितनी जल्दी हम उसके लिए सक्षम हो जाएंगे। तो ये वेव समय से पहले आया है, जैसा डॉक्टर भार्गव ने कहा है। ये एक्सपेक्टेड था आफ्टर मई जून, लेकिन ये मार्च में ही आ गया और ये अभी बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जितनी प्रिकॉशंस जितने हमें लेने चाहिए वो हम नहीं ले रहे जी। पूरा समाज नहीं ले रहा, पूरा देश नहीं ले रहा। डॉक्टर वैभव खन्ना जी, वक्त से पहले पीक आ गई ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। उनका आकलन गलत साबित हुआ और समय से पहले इस पीक ने दस्तक दे दी है, यानी अप्रैल मई हमारे लिए बड़ी कठिनाइयों से भरा होगा। आप क्या सुझाव और सलाह भारत की जनता को देना चाहते हैं कि वो क्या प्रिकॉशन लें? डॉक्टर वैभव खन्ना। देखिए, मार्च में पहले भी आया, शुरू हुआ था, अब की भी आया है। मेरी एक गुजारिश ये है कि अब की हम लोग ज़्यादा साइंटिफिक वे में मैनेज करें, ना कि बल्ली से या पानी से मैनेज करें। हमको मोर साइंटिफिक वे में करना है। और दरोगा जी भी ना मैनेज करें, करना है कोरोना वायरस पर FIR करते हैं। हाँ, और एक डॉक्टर्स का एक्सपर्ट पैनल हो जो बनाए पॉलिसी। दुनिया में डॉक्टरों ने कोरोना पर कंट्रोल किया, कर दें। हमारे उत्तर प्रदेश में दरोगा जी ने कंट्रोल किया। और थोड़ा सा CMO साहब जो हैं वो उनके उसमें एक स्कीम बन जाए, पॉलिसी बन जाए जो कि उसको कंट्रोल करे। हम लोग को जो पहले तरीका था थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसको, बस वो मेरी गुजारिश है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। कोरोना वायरस की ये लहर पहले के मुकाबले बहने भाइयों कुछ ज़्यादा ही घातक और परेशान करने वाली है। ये वक्त ऐसा है जब आपको बेहद सतर्कता, सावधानी और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक यात्राएं ना करें, भीड़ भरी जगहों पे ना रहें। थोड़े वक्त की और बात है, वैक्सीनेशन प्रोसेस बढ़ते ही थोड़ा सा छूट मिल सकती है, क्योंकि ये समस्या सिर्फ आपके प्रांत पे, आपके शहर में नहीं है, ये ग्लोबल पैंडेमिक है जिसने पूरी दुनिया भर को में तबाही मचा रखी है। आपको शायद कम खबरें आती होंगी, यूरोप में स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है और वहाँ के हालात भी बहुत ही परेशान करने वाले हैं। ईस्टर का त्यौहार उनके समक्ष आने वाला है और पूरे यूरोप में हाहाकार है। और हमारे यहाँ
हमेशा 1.5 से 2 महीने का वक्त लगता है यूरोप के बाद भारत में वो पीक आने में, और अब भारत में शुरुआत हो चुकी है। जैसा डॉक्टर बलराम भार्गव ने स्टार्टिंग में कहा स्टेटमेंट के जरिए कि हमारी सोच और अध्ययन के से वक्त से पहले इस वायरस की पीक आ गई है, यानी अप्रैल और मई बहुत घातक, बहुत परेशान करने वाला और बहुत सावधानी बरतने वाला होगा। आप सबको मेरी यही सलाह है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और कोशिश करिए कि कम से कम भीड़ भरी जगहों पर आपको जाना पड़े। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।